नमस्कार। मैं हरिशंकर, प्रशिक्षण सहयोगी हिंदी, आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों व दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? क्या उनके उड़ने की कोई सीमा होती है? क्या आपने खिले हुए फूलों की खुशबू का आस्वादन किया है? क्या आप बता सकेंगे कि फूलों की खुशबू की महक कितनी देर तक रहती है? बिल्कुल सही सोचा है आपने। पक्षियों के उड़ने की एक सीमा होती है। फूल भी एक समय के बाद मुरझा जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं जिसके उड़ने की ना तो कोई सीमा होती है, ना ही वह कभी मुरझाती है। आज हम आपको कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 की एक कविता के बारे में बताना चाहते हैं जिसे कुंवर नारायण ने लिखी है। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, शीर्षक कविता के बहाने, कवि कुंवर नारायण। आप सब इस कार्यक्रम के अंत में कवि और उनकी रचनाओं से परिचित होंगे। कविता का आदर्श वाचन कर समझने और निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर सकेंगे। कविता के भाव और शिल्प का रसास्वादन कर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। कविता में निहित तुलना के माध्यम से तार्किक बुद्धि से कविता का विश्लेषण कर सकेंगे। कविता में आए कठिन शब्द से परिचित होकर उनका प्रयोग कर सकेंगे। अपने अनुभव के आधार पर सृजन का प्रयास करेंगे। चलो आज की कविता शुरू करें, पर उससे पहले बताइए, क्या आपको अपने बचपन की कोई कविता याद है जो आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी हो, या छोटी कक्षाओं में पढ़ी हुई कोई कविता जो आपको याद रह गई हो? हाँ, मुझे भी वे कविताएं याद हैं जो कभी बचपन में पढ़ी थी। आइए अब कविता के बहाने कविता के कवि के बारे में कुछ जानकारी लें। कवि कुंवर नारायण, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में रहे हैं। कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। जहाँ तक कुंवर नारायण की रचनाओं की बात है, उन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी कलम चलाई है। उनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। हमारी आज की कविता भी इन दिनों से ली गई है। उनके प्रबंध काव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह हैं आकारों के आसपास, समीक्षा और सामान्य, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण ने अपने कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये उनकी रचनाओं के कुछ कवर पेज हैं जिन्हें ढूंढकर आप ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। कुंवर नारायण की लेखन शैली के बारे में कुछ जानकारी लें। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। नई कविता के दौर में कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की।
उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनकी कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। शिक्षार्थियों, आइए अब कुंवर नारायण की कविता का वाचन करें और उसका आस्वादन करें। शीर्षक है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लें। आप फिर इसे नए वाक्यों में प्रयुक्त करके देखेंगे। उड़ान अर्थात उड़ने की क्रिया। नया वाक्य है, मेरी हवाई जहाज की पहली उड़ान मुझे हमेशा याद रहेगी। बहाने, के बहाने से। नया वाक्य, रावण ने भिक्षा लेने के बहाने से सीता हरण किया था। पंख लगा उड़ना अर्थात पक्षी की गति से युक्त होकर उड़ान भरना। नया वाक्य है, अनियंत्रित मन हमेशा पंख लगाकर उड़ता रहता है। माने अर्थात मतलब। नया वाक्य, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना माने मौत को दावत देना है। महकना अर्थात सुगंध फैलाना। नया वाक्य है, घर में पूजा की घंटियों के साथ अगरबत्ती महक रही थी। इस कविता को आपने सुना और उसके कठिन शब्दों से भी आप परिचित हुए। चलो देखते हैं इस कविता का सार क्या है। कविता का सार। कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। कवि को आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। प्रस्तुत कविता में कवित्व शक्ति का वर्णन है। कविता चिड़िया की उड़ान की तरह कल्पना की उड़ान है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की अपनी सीमा है, जबकि कवि अपनी कल्पना के पंख पसार कर देश और काल की सीमाओं से परे उड़ जाता है। फूल कविता लिखने की प्रेरणा तो बनता है, लेकिन कविता तो बिना मुरझाए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। कविता बच्चों के खेल के समान है और समय और काल की सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख पसार कर उड़ने की कला बच्चे भी जानते हैं। अब देखते हैं कविता का प्रतिपाद्य क्या है। कवि की कल्पना चिड़िया की उड़ान से भी ऊंची होती है।
फूल कुछ समय के लिए खिलकर महकते हैं, किंतु कविता की महक लोगों के हृदय में अनंत समय तक महकती है। उसका आनंद अनंत समय तक लोगों को आनंदित करता रहता है। बच्चों के खेलों सी विविधता, अनंतता और निष्पक्षता कविता में होती है। कविता प्रकृति व मनुष्य के अनंत भावों को अपने भीतर समेटे रहती है। अपनी व्यापकता, कल्पना शक्ति, आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण कविता बंधन मुक्त और चिरस्थायी व महान रहती है। शिक्षार्थियों, अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। पहले पद्यांश में कवि कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता की यात्रा असीम व अनंत है। चिड़िया की उड़ान को निमित्त बनाकर यह कविता की उड़ान है। कविता में भावों, विचारों और कल्पनाओं की असीमित उड़ान होती है। चिड़िया नील गगन में एक निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है। चिड़िया कविता की उड़ान को भला कैसे जान सकती है? अर्थात सीमा में उड़ान भरने वाली चिड़िया कविता की उड़ान के संबंध में क्या जाने। कविता में इस लौकिक संसार की घटनाओं, विविध विषयों तथा अलौकिक जगत से संबंधित जिज्ञासाओं का चित्रण अथवा वर्णन होता है। चिड़िया कविता की उड़ान के अर्थ को नहीं समझ सकती। कविता की उड़ान चिड़िया की तरह सीमा में बंधी हुई नहीं है। अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अर्थात कवि कहता है, कविता फूलों के खिलने के बहाने से प्रस्फुटित होती है। जिस प्रकार प्रकृति में फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में जो भाव, अनुभूति, संवेदना जगते हैं, वे कविता के रूप में अभिव्यक्त होती है, खिलती है। कविता का हृदय से प्रस्फुटित होना क्या होता है, इसे भला फूल क्या जाने। अर्थात हृदय की अनुभूतियाँ किस प्रकार कविता का रूप ग्रहण करती हैं, यह फूल नहीं जान सकता। कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कविता बिना मुरझाए अपनी सुगंध बिखेरती है। बिना मुरझाए सुगंध फैलाने का महत्व फूल नहीं जान सकता। दूसरे शब्दों में, फूल कुछ समय के लिए खिलकर सुगंध फैलाकर बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है, किंतु कविता बिना मुरझाए अथवा समाप्त हुए सदा जीवित रहती। अब कविता का अंतिम पद्यांश देखें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अर्थात कवि कहता है कि बच्चों के खेल की तरह कविता भी शब्दों का खेल है। बच्चे खेलते समय किसी प्रकार की कोई सीमा या बंधन नहीं मानते। उसी प्रकार कविता में भी भावों, विचारों, अनुभूतियों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे घरों की कोई सीमा स्वीकार नहीं करते। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर खेलते हैं। बच्चे सभी घरों को एक घर बना देते हैं और उसके आनंद का अर्थ बच्चे ही जानते हैं। इस प्रकार कविता में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य की कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन स्वयं धराशायी हो जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा हो, कविता में सब समाप्त हो जाता है। शिक्षार्थियों, कविता के भाव को समझने के बाद अब बारी है कविता के शिल्प सौंदर्य को समझने की। अब देखते हैं कविता का शिल्प सौंदर्य। कवि ने तुलनात्मक भाव से चिड़िया और फूल की लाचारी दिखाकर कविता की महिमा को श्रेष्ठ बताया है। कविता में गेयता नहीं है, फिर भी कविता में लयबद्धता और तुकबंदी का अनूठा मेल है। सरल, सुगम व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग है। शिक्षार्थियों, अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाते हैं। इस कविता में भी काफ़ी अलंकार आए हैं। यदि पद में प्रश्न किया जाए
तो उसमें प्रश्न अलंकार होता है। जैसे मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। क्या इस कविता में कोई प्रश्न किया गया है? जी, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। जहाँ अचेतन वस्तु का चेतन अथवा जीवित प्राणी के समान वर्णन किया जाए, अथवा जब प्रकृति के पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाए, अथवा प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए प्रकट किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संध्या सुंदरी परी सी उतर रही धरा पर धीरे धीरे धीरे। यहाँ कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। वैसे ही इस कविता में बाहर भीतर इस घर उस घर में रा की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। जब किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, तो उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस कविता में अगर देखें, कविता के पंख लगाकर में रूपक अलंकार है। शिक्षार्थियों, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक बार पुनर्अवलोकन करते हैं। आप एक बार फिर से इस कविता का वाचन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। चलो, अब बारी है मूल्यांकन की। अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कविता के बहाने कविता के रचनाकार का नाम बताइए। क महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय, ग कुंवर नारायण, घ धर्मवीर भारती। बहुत अच्छे, आपका उत्तर एकदम सही है। कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न, कविता की उड़ान का क्या आशय है? क कविता की कल्पनाओं एवं भावनाओं की उड़ान का असीमित होना। ख चिड़िया की उड़ान का सीमित होना। घ चिड़िया की उड़ान का असीमित होना। घ कविता की कल्पनाओं एवं भावनाओं की उड़ान का सीमित होना। आपका उत्तर सही है। क कविता की कल्पनाओं एवं भावनाओं की उड़ान का असीमित होना। अगला प्रश्न, बिना मुरझाए महकने के माने पंक्ति से किसकी ओर संकेत है? क फूल के मुरझाने की ओर। ख कविता के मुरझाने की ओर। ग कविता के शाश्वत होने की ओर। घ फूल के खिलने की क्षमता की ओर। आपका उत्तर एकदम सही है। ग कविता के शाश्वत होने की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के रचने और फूलों के खिलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार असत्य है? क फूल अपनी खुशबू को लेकर खिलता है और कविता अपने भावों को लेकर। ख कविता के भाव और विचारों की श्रेष्ठता यथावत रहती है, जबकि फूल मुरझा जाते हैं। ग कविता की सार्थकता मनोभावों को व्यक्त करने में है, जबकि फूलों की सार्थकता महकने में है। घ कविता फूलों की तरह नहीं महकती है, जबकि फूल हमेशा खुशबू बिखेरती रहती है। बहुत अच्छे, आपका उत्तर एकदम सही है। घ कविता फूलों की तरह नहीं महकती है, जबकि फूल हमेशा खुशबू बिखेरती रहती है। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए।
काव्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना नहीं चाहता है? क, बच्चों की क्रीड़ा के समान कविता भी सबको समान मानती है। ख, कविता के माध्यम से कवि सबको असमान मानकर भावों को व्यक्त करता है। ग, कविता का दायरा विस्तृत होता है। घ, कविता अपने पराये का भेद भूलकर सबकी अनुभूतियों को व्यक्त करती है। अति उत्तम, आपका उत्तर एकदम सही है। ख, कविता के माध्यम से कवि सबको असमान मानकर भावों को व्यक्त करता है। चलो अब कुछ लघुत्तर प्रश्नों की ओर जाते हैं। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या अंतर है? उत्तर है, चिड़िया नील गगन में एक निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है। चिड़िया उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती है, जबकि कविता की उड़ान असीम व अनंत है। कविता में सांसारिक एवं आंतरिक जगत के अनुभवों, संवेदनाओं, लौकिक संसार के विभिन्न विषयों की घटनाओं, अलौकिक जगत से संबंधित जिज्ञासाओं की उड़ान होती है। उसमें असीमित कल्पनाओं की उड़ान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस घर उस घर से कवि का क्या आशय है? चिड़िया और कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस घर से आशय है यह लौकिक जगत तथा उस घर से आशय है अलौकिक जगत। चिड़िया केवल लौकिक जगत के इस घर से उस घर तक उड़ान भर सकती है, परंतु कविता की उड़ान लौकिक जगत की घटनाओं, विषयों, अनुभवों, संवेदनाओं से लेकर अलौकिक जगत के आनंद एवं जिज्ञासाओं तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? उत्तर है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कवि की कल्पना की उड़ान सीमा रहित होती है। इसलिए चिड़िया कविता की असीमित उड़ान के अर्थ को नहीं समझ सकती। अगला प्रश्न है, फूलों के खिलने और कविता में क्या समानता है? प्रकृति में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। फूल खिलकर प्रकृति के रंगों की छटा बिखेरते हैं। उन्हें देखकर हृदय प्रफुल्लित होता है। ठीक उसी प्रकार कवि के हृदय में भाव, अनुभूतियों, संवेदनाओं और कल्पनाओं का स्फुरन होता है। कविता के रूप में विभिन्न प्रकार के भाव प्रस्फुटित होते हैं। उन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सहृदय आनंद का अनुभव करते हैं। फूल और कविता दोनों ही आनंद प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्यों नहीं जान पाते हैं? उत्तर है, फूल थोड़े समय तक खिलकर अपनी सुगंध फैलाकर आनंद देते हैं, जबकि कविता कभी नहीं मुरझाती है। उसमें व्यक्त भाव सदैव आनंद देते हैं। कविता की सुगंध सदा बनी रहती है, वह फूलों की तरह मुरझाकर नष्ट नहीं होती। इसीलिए फूल बिना मुरझाए सुगंध फैलाने का अर्थ नहीं जान पाते। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, फूल खिलते हैं, थोड़े समय तक अपनी सुगंध से सभी को आनंदित करते हैं, फिर वह मुरझाकर झड़ जाते हैं। कविता के भाव भी हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। कविता से मिलने वाला आनंद ही उसकी सुगंध है, जो दूर दूर तक फैलती है। कविता दीर्घजीवी होती है, उसमें वर्णित भाव सदा आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कविता का खिलना फूल नहीं समझ पाते। बच्चों के खेल और कविता में क्या समानता है? उत्तर है, बच्चों के खेल असीमित होते हैं। उनके खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के अर्थ और भावों की भी कोई सीमा नहीं होती। कविता के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी साधन मात्र हैं। बच्चों के खेल में भी अनेक वस्तुएं साधन मात्र होती हैं। शिक्षार्थियों, मेरा मन इस कविता की तुलना सुमित्रानंदन पंत की कविता की कुछ पंक्तियों से करने को हो रहा है, जहाँ कवि ने लिखा है, सुंदर है विहग
सुमन सुंदर, सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुमित्रानंदन पंत। शिक्षार्थियों, आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब इस कविता के आधार पर कुछ प्रदत्त कार्य करने का प्रयास करें। एक, कविता के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कविता की महिमा को फीचर के रूप में लिखिए। दूसरा, ऐसी कविताओं की सूची तैयार कीजिए जो विविध कालखंडों और आंदोलनों के दौरान भारत की जनता के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। तीसरा, अपने आसपास के किसी प्राकृतिक दृश्य अथवा अपने हृदय के किसी भाव को कविता के रूप में अभिव्यक्त करें। 8 से 10 पंक्तियों की कविता रचना। शिक्षार्थियों, आज हमने इस कविता के माध्यम से क्या सीखा? हमने कवि और उनकी रचनाओं से हम परिचित हुए, कविता का आदर्श वाचन किया और समझने और निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। कविता के भाव और शिल्पकार आस्वादन कर अपने विचार व्यक्त किए। कविता में निहित तुलना के माध्यम से तार्किक बुद्धि से कविता का विश्लेषण किया। कविता में आए कठिन शब्द से परिचित हुए और उनका प्रयोग किया। अपने अनुभव के आधार पर सृजन का प्रयास किया। धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।